हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड जी के स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 22। देखिए, लास्ट जो क्लास मैंने आपको दी थी इसमें हमने देखा था उत्तराखंड में जो खेती बाड़ी है और स्थानीय जो मिट्टियाँ हैं उनसे संबंधित शब्दावली। इसी सीरीज को थोड़ा आगे ले जाएंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड में जो प्रकृति है और जनजीवन है उससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्पेशल फैक्ट क्लास जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए इस क्लास से पूर्व यानी कि इस वीडियो से पूर्व मैंने आपको जीएस का स्पेशल फैक्ट क्लास दी थी पार्ट 8, जिसमें हमने भूगोल के प्रमुख सिद्धांत देखे थे ट्रिक के माध्यम से। स्पेशल फैक्ट क्लासेस में मेरा प्रयास है कि जो किताबों में चीज़ें मिसिंग है, फैक्ट मिसिंग है, उनको आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करना, ताकि कोई भी फैक्ट आपका छूट ना जाए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो जाए। इसीलिए स्पेशल फैक्ट क्लासेस को आप फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा जो हमारी उत्तराखंड जी के रिवीजन महाकुंभ क्लास है और हिंदी की रिवीजन महाकुंभ क्लास है, उसको भी देखिएगा। टेस्ट सीरीज फिलहाल मैंने पोज किए हुए हैं, जैसे एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होगी टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कर देंगे यूट्यूब वाले, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन स्टोर पर टेस्ट सीरीज चल रही है 50 फुल लेंथ एवरग्रीन जो टेस्ट सीरीज है, इसको आप इनरोल कर सकते हैं। आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर है, ठीक है। यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एवरग्रीन 50 फुल लेंथ टेस्ट वाला कोर्स आप अवश्य लीजिएगा। इसमें पूरे 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में आपके 20 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं, 10 क्वेश्चन आपके जनरल रीजनिंग के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे और करंट अफेयर के, 40 क्वेश्चन आपके यूके जीके के होंगे, जैसा आयोग का पैटर्न है, ठीक है। तो इस पे आधारित और आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित ये टेस्ट सीरीज है। इसको अवश्य आप इनरोल कीजिएगा। साथ ही इसमें 20 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 21 है। साथ ही करंट अफेयर्स है हर मंथ का, उत्तराखंड एंड नेशनल इंटरनेशनल। साथ ही दोस्तों आज देखिए आपके लिए एक नया अनाउंसमेंट है। एप्लीकेशन स्टोर पे एक और नया कोर्स पब्लिश हो चुका है, जो कि है आपका यूके ट्रिपल एस सी यूके पी एस सी 26, जो हमारा 27 है 2026-27 के लिए मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसमें आपका प्रत्येक विषय यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, हिंदी, उत्तराखंडी जीके, रीजनिंग, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, तो इतने सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है हर टॉपिक के, उनको यहाँ पर कवर कराया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण इस टेस्ट की जो ये लॉन्च हुआ है अभी न्यू, इसमें आपको हर क्वेश्चन का मिलेगा डिटेल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोर्स का जो है आपका डिस्क्रिप्शन, जो कोर्स का आपका अबाउट कोर्स है, वहाँ पे मैंने एक डेमो पेपर भी दिया है। इसमें डेमो पेपर देख के आप समझ जाएंगे कि हर सब्जेक्ट में किस प्रकार के प्रश्न बनाए गए हैं, ठीक है। तो डेमो पेपर आप लगाना और उसके बाद सॉल्यूशन भी देखना हर क्वेश्चन का कि सॉल्यूशन कैसा लगता है आपको, ठीक है। तो सॉल्यूशन के बाद आपको समझ आ जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए इस टेस्ट सीरीज में जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे ये भी बाइलिंगुअल होंगे, कहने का मतलब दोनों भाषाओं में होंगे, हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। तो इस कोर्स को आज लॉन्च हो चुका है कोर्स, इसको आप इनरोल कीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। अब देखेंगे आज उत्तराखंड में प्रकृति एवं जनजीवन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द, ठीक है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो राज्य में प्रकृति और जनजीवन से संबंधित जो शब्दावली है उसको देखेंगे, समझेंगे आप। सबसे पहला है देखिए, जिस जगह पर देवदार के वन हो, तो राज्य में ऐसा स्थल जहाँ पर देवदार के वन हो, ऐसे स्थान को कहा जाता है दियारी, ठीक है। देवदार के वन वाले स्थान को दियारी कहा जाता है, ठीक है। और देवदार के जो वन है ना, कई जगह पर इन वनों को संरक्षित किया गया है, किस नाम से? देव वन। उत्तराखंड में बहुत से देव वन भी पाए जाते हैं, यानी कि देवताओं के वन है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार से वृक्ष को काटना, पत्तियों को काटना, कुछ भी करना, मतलब जंगल को टच भी करना क्या है, यहाँ पर प्रतिबंधित है, ठीक है, देव वनों में। अन्यथा कुछ अनिष्ट हो सकता है। तो राज्य में बहुत से देव वन भी हैं, ध्यान रखना है। खासकर देव वनों में मैं देखता हूँ मैक्सिमम जो देव वन है राज्य में वो देवदार के ही जंगल हैं। देवदार के जंगल को स्थानीय भाषा में कहा जाता है दियारी। अगला देखिए, जिस जगह पर चीड़ के वन हो, ठीक है। तो चीड़ का जो वन होता है, पाइन ट्री, इसको राज्य में कहा जाता है जहाँ पर बहुत से चीड़ के वृक्ष होंगे, ऐसी जगह को कहा जाता है सलांगी, ठीक है। क्या कहा जाता है? सलांगी या सवांगी भी कहा जाता है, सवांगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सल्ले का पेड़ भी कहते हैं बहुत जगह, चीड़ के पेड़ को सल्ले का पेड़, ठीक है, सल्ले का पेड़। और चीड़ के पेड़ से महत्वपूर्ण एक चीज़ और है, ध्यान रखना आपने। चीड़ का जो पेड़ होता है ना, जब ये सूख जाता है, और चीड़ के पेड़ में आप सभी को पता है दोस्तों क्या पाया जाता है? लीसा पाया जाता है, लीसा। अब जो लीसा होता है, चीड़ का पेड़ जब सूख जाता है ना, तो पेड़ का जो तना होता है इसके बीच में लीसा युक्त लकड़ी होती है ये, ठीक है। और ये प्राचीन उत्तराखंड में आग जलाने के काम आती थी जब कैरोसिन वगैरह नहीं होती थी। तो इस
चीड़ की जो लीसे युक्त लकड़ी होती है, जिसमें लीसा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और ये लाल कलर की टाइप की होती है, हल्की लाल रंग की होती है अंदर, और बहुत ज्वलनशील होती है, एकदम आग पकड़ लेती है क्योंकि लीसा है उसमें। इसको भी क्या कहा जाता है, इसको दयाल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसको दयाल या इसको छिलुक भी कहा जाता है, छिलुक, छिलुक से आग जलाओ कहते हैं ना, छिलुक भी कहा जाता है। चलिए, जिस जगह पर बाँझ के वन हो, ठीक है, तो बाँझ के वन जहाँ पर होंगे ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है, तो जहाँ पर बाँझ के वन हो, बाँझ देखिए उत्तराखंड में हरा सोना कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है बाँझ के वृक्ष को, ठीक है, ओक ट्री को। क्यों कहा जाता है मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि बाँझ का जो पेड़ है ना, ये मल्टी पर्पज यूज होता है इसका, जैसे कि बाँझ की जो पत्तियाँ हैं, हरी पत्तियाँ, इसका चारा बनता है। बाँझ के पेड़ की सूखी लकड़ियों का बहुत अच्छा ईंधन बनता है। बाँझ के पेड़ की सूखी पत्तियों का कंपोस्ट खाद बनती है, जैविक खाद बनती है। बाँझ का जो पेड़ होगा या बाँझ का जो जंगल होगा, ये प्राकृतिक, वहाँ पे जल का क्या होगा, एक सोर्स आपको ज़रूर मिलेगा, यानी कि जल जल संचय बहुत अच्छे से करते हैं बाँझ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ना कोई पानी का धारा भी मिलेगा। इसीलिए बाँझ जो है इसको शिव की जटा भी कहा जाता है उत्तराखंड में, और साथ ही ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत से यूज़ हैं इसके और भी। तो बाँझ के जहाँ पर वन होते हैं ना, इसको कहा जाता है बाजांगी, ठीक है, क्या कहा जाता है, बाजांगी, ठीक है, बाजांगी या बजांगी भी कहा जाता है, बजांगी, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। चीड़ की जो पत्तियां हैं, ये तो सभी को पता होगा, चीड़ की पत्तियों को क्या कहा जाता है उत्तराखंड में, पिरूल। पिरूल नीति भी तो आई थी ना सरकार की, पिरूल से बिजली बनाने वाली, अब तो ठंडे बस्ती में चले गई, थोड़े समय ही रहती है आई, उसके बाद तो सब कुछ खत्म, ठीक है। तो पिरूल, चीड़ की पत्तियाँ, चीड़ की पत्तियों का प्रयोग देखिए आपका ग्रामीण अंचलों में आप देखेंगे ना, तो जो मवेशी होते हैं, मवेशियों का बिछौना बनाने में किया जाता है, बिछौना, मतलब जहाँ पर मवेशी सोते हैं ना, गोठ, मैंने बताया था आपको, जहाँ पर मवेशी सोते हैं उसको गोठ कहा जाता है। तो हम तो भैया गद्दे बिछा के सोते हैं, अब जानवर के लिए भी तो कुछ चाहिए ना नीचे, ऊबड़ खाबड़ है, तो चीड़ के जो सूखे पिरूल होते हैं इनको बिछाया जाता है बहुत सी जगह पर। दूसरा देखिए, जो चीड़ की पत्तियाँ पिरूल हैं, जो ग्रीन पत्तियाँ होती हैं, हरी पत्तियाँ, इससे चाय भी बनती है, ठीक है, ग्रीन टी बनती है, इससे ध्यान रखेंगे। और बहुत से इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पॉपुलर है चीड़ की चाय। अगला देखिए, जंगल से समेटी गई चौड़ी पत्तियाँ। तो देखिए जंगल से जो चौड़ी पत्तियाँ, एक तो मैंने बोला बिछावन के लिए चीड़ की पत्तियाँ, और जंगल की चौड़ी पत्तियाँ भी जानवरों के बिछावन के ही काम आते हैं, और इनको कहा जाता है पात पतेल, ठीक है, पात या पतेल कहा जाता है, ठीक है, पतेल, पात पतेल, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, चीड़ का सूखा फल। तो देखिए आपने चीड़ का फल देखा ही होगा ना, चीड़ का फल होता है इस प्रकार का होता है, देखिए ऐसे बहुत से गोल टाइप का होता है, फिर ऐसे ऐसे बने होते हैं उसमें, इस टाइप से, है ना, उसमें बीज भी होता है अंदर, ठीक है। तो चीड़ का जो ये हमारा सूखा फल होता है ना, इसको कहा जाता है आपका ठिठ, ठीक है, ठिठ कहा जाता है। और चीड़ का जिसके अंदर ये सूखा फल होता है उसको कहा जाता है शूंत, ठीक है, शूंत, ये भी ध्यान रखना है। अगला देखिए, उच्च स्थल पर पाई जाने वाली मुर्गी। तो देखिए बहुत ही हाइटी क्षेत्रों में जो मुर्गी पाई जाती है, जंगल वाली मुर्गी, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उच्च स्थल पर पाई जाने वाली मुर्गी को कहा जाता है मुनाल, जो कि हमारी राजकीय पक्षी भी है, जिसको हम मोनाल भी कहते हैं, ठीक है। यह हाइटी एरियाओं का एक मोर है, या बोल सकते हैं मुर्गी है, जिसको हिमालयन मोर भी कहा जाता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो एक मुर्गी है ये, ठीक है, उच्च क्षेत्रों में पाई जाती है। जिस जगह से चारों दिशा में जाने के रास्ते हों, तो ऐसी, देखिए मान लीजिए ये है, देखिए यहाँ से इस तरफ भी रास्ता है आपका, इस तरफ भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, नॉर्थ में भी, साउथ में है, चार जगह से जाने वाले जो रास्ता होता है, ठीक है। तो इस प्लेस को क्या कहेंगे, तो इस प्लेस को कहा जाता है चौबाट, ठीक है, चौबाट, चौबाट यानी कि चार बाट, बाट मतलब रास्ते, या इसको चौबाटी भी कहा जाता है, अलग अलग नाम है चौबाटी, या इसका अन्य नाम है चौखुटी, ठीक है, चौखुटी भी कहा जाता है इसको, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे उत्तराखंड में आपने देखा होगा चंबा, एक प्लेस है टिहरी में, चंबा में भी तो आप देखते हैं ना, ऐसा ही चबूतरा है, वहाँ से बहुत सी सड़कें अलग अलग जगह के लिए जाती हैं। नेक्स्ट देखिए आपका चंद्रमा का प्रकाश। तो जो चंद्रमा आता है रात में, चंद्रमा के प्रकाश को कहा जाता है जून, ठीक है, जून, या जून भी कहते हैं वैसे, जून, ठीक है। और जो चांदनी रात होती है, चांदनी रात होती है, चांदनी रात को कहते हैं जूनाली रात, या जूनाली रात कहेंगे, ठीक है। इस पे देखिए एक पप्पू कार्की जी का बड़ा अच्छा गीत भी है जूनाली रात पे।
फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी बात, फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी बात, जून तो होली मेरी मैं जून्याली रात, जून तू होली मेरी मैं जून्याली रात। तो ये गाने में ये बोला है, ठीक है, जून तो होली मेरी मैं जून्याली रात कह रहे हैं। ठीक है, तुम चंद्रमा के प्रकाश जैसी होगी तो मैं उस प्रकाश में बहने वाली रात हूँगा, ऐसा गाने के माध्यम से बता रहे हैं जो लोक गायक है पप्पू कार्की जी। हालांकि काफ़ी कम समय में इनका निधन हो गया एक दुर्घटना में। बहुत अच्छे अच्छे गीत इन्होंने दिए हैं। तो चंद्रमा का प्रकाश आ गया ना समझ में, जून, क्लियर। ऐसे देखिए भोर का तारा, तो जैसे भोर का तारा जो आता है, सुबह होने वाली थी, भोर के तारे को कहा जाता है ब्यांग तार। ठीक है, ब्यांग, ब्यांग तार। सुबह सवेरे, तो सुबह सवेरे का जो टाइम होता है ना, सुबह सवेरे के टाइम को कहा जाता है रत्ती ब्यांग, रत्ती ब्यांग। ठीक है, रत्ती ब्यांग के अलावा एक शब्द और है, भो ब्यांग। ठीक है, भो या भोर भी कहते हैं, भोर ब्यांग। चलिए आगे देखेंगे। दोपहर का जो समय होता है, तो दोपहर के समय को कहा जाता है क्या, जिसमें सिर के ऊपर धूप होती है, बिल्कुल दोपहर का समय है। ठीक है, इसको दोपहर कहा जाता है, दोपहर। दोपहर को दोपहर या दोपहर भी कहता है, दोपहर। शाम का जो समय है, शाम को देखिए अगर गढ़वाली आप जाएंगे तो शाम को अमूमन श्याम प्रोनाउंस किया जाता है, आप ध्यान से सुनेंगे। शाम को चले बाजार कहते हैं, शाम को चले बाजार, तो शाम कहा जाता है ना। ऐसे ही अगर कुमाऊं अंचल में जाएंगे तो ब्याव, ब्याव है क्या कहते हैं, ब्याव। ठीक है, या आप पिथौरागढ़ अल्मोड़ा की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे कई जगहों पे आपको व्याकुल शब्द भी मिलेगा, व्याकुल है क्या कहते हैं, व्याकुल। ठीक है, अगला देखिए गहन अंधेरी रात, यानी कि बहुत गहरी रात होगी, अंधेरी रात होगी, तो इसको क्या कहता है, अनियर रात। ठीक है, अनियर रात या अनेरी रात भी कहते हैं, अनेरी, अनेरी मतलब अंधेरा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सामूहिक बैठक स्थल, तो देखिए कोई चबूतरा है जहाँ पर सभी लोग बैठते हैं, सामूहिक जो एक बैठने वाला स्थल है, मान लीजिए चबूतरा है कोई, ठीक है, यहाँ पर सभी लोग बैठते हैं इस चबूतरे में। तो इस चबूतरे के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, तो चबूतरे को लिए कहा जाता है थर्प। ठीक है, सामूहिक जो हमारा चबूतरा होगा, थर्प, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान रखेंगे, थर्प। दो मंजिला जो मकान होता है, दो मंजिले मकान को क्या कहा जाता है, तो दो मंजिला मकान कहलाता है दुखंडी, दुखंडी। ठीक है, दुखंडी कहते हैं, दो मंजिला वाला मकान को क्या कहेंगे, दुखंडी। ठीक है, दुखंडी। चलिए अगला देखिए, उच्च स्थलों के भेड़ पालक। मैंने आपको बताया था उच्च स्थलों में जो भेड़ पालक घर बनाते हैं अपना हिमालय क्षेत्र में, इनको खरक कहा जाता है, जो वो घर बनाते हैं। ठीक है, खरक या खरक, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको करवाया था। भेड़ पालक जो अस्थायी निवास बनाते हैं हिमालय क्षेत्र में, उसको खरक कहा जाता है। लेकिन इन भेड़ पालकों को क्या कहा जाता है, इनको भी तो कुछ कहेंगे ना। तो उच्च स्थलों के जो भेड़ पालक होते हैं, इन इस कम्युनिटी के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है अणवाल। क्या कहा जाता है इनको, अणवाल। ठीक है, भेड़ पालकों को। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पुराने समय में पैदल सामान ढोने वाले। तो पुराने समय में देखिए ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक तो था नहीं, मालगाड़ी थी नहीं। अब एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना है, या तो आपका खच्चरों में ले जाया जाएगा या लोग भी उसको ढोते थे। ठीक है, पीठ में लगा के जब उस सामान को ले जाया जाता था एक जगह से दूसरे स्थान को, तो ऐसे लोग जो सामान ढोते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे सामान का, वो कहलाते थे ढाकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ढाकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ढाकर कहा जाता था इनको। अगला देखिए, खेतों में हल जोतने वाला, अब तो ट्रैक्टर आ गए भाई, खेतों में हल जोतने वाले को हलिया कहा जाता था। पंचक्की की देखरेख करने वाला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पंचक्की की जो देखरेख करता था भाई, इसको क्या कहता था, घटवार। ठीक है, आप सभी को पता है पंचक्की का अन्य नाम क्या है, घराट या घट। पंचक्की को घराट या घट भी कहा जाता है, घट। ठीक है, और इसकी देखरेख करने वाले को घटवार। घटवार पे भी आपने सुना होगा, एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, ठीक है, जौनसारी का। तू घटवारी पीस, घटवारी झाड़ू का, तू घटवारी पीस, तू घटवारी नौनोल झाड़ू के, 6 महीना हरसिल 6 महीना भटवाड़ी नौनाली झाड़ू के। तो ये गाना बड़ा पॉपुलर गाना है, बहुत अच्छा लगता है गाना सुनने में। ठीक है, तो ये घटवारी, तो ये आपको याद रखना, घट की देख रेख करने वाला।
और जो घट पीसने जाते हैं, जो घट मतलब अनाज को पीसने ले जाते थे, उन्हीं को घटवारी कहा जाता है। ठीक है, जो अनाज को पीसने के लिए ले जाते थे पहले, उनको घटवारी कहा जाता है। क्योंकि पहले चक्कियाँ वगैरह तो थी नहीं, इन्हीं में अनाज जो है पीसा जाता था गाँव वगैरह का। अगला देखिए, किसान या कृषक को कहा जाता है क्या आपका, किसान या कृषक को किसान कहा जाता है यहाँ, किसान। ठीक है, और किसान के अलावा इनको कहा जाता है जिमदार। ठीक है, ये जमींदार शब्द का ही अपभ्रंश है, जिमदार। ठीक है, जिमदार जो ज़मीन का काम करते हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, घास लाने वाली जो महिलाएं हैं भैया, घास लाने वाली महिलाओं को तो कहा जाता है घसियार, घसियार या घसियारी। इन पे एक देखिए मुख्यमंत्री जी ने एक योजना भी शुरू की थी पूर्व में। ठीक है, मुख्यमंत्री घसियारी योजना, है ना। तो इस प्रकार की योजना भी उत्तराखंड में चलती है। तो घास लाने वाली महिलाओं को घसियारी कहा जाता है। अगला देखिए, मवेशियों के अस्थायी स्थल के स्वामी। देखिए घास घसियारी पे भी एक गाना है। देखिए गाना जब भी आता है तो कंट्रोल नहीं हो पाता। एक बहुत पुराना गाना जो बचपन में सुनता था मैं, घास पे। ठीक है, घास काटूं लोई जू ऊंचा डानोमा, घास काटूं लोई जू ऊंचा डानोमा, सासू मेरी झूली रली मने मने माँ। तो ये गाना बड़ा अच्छा लगता था बचपन में। ठीक है, मवेशियों के अस्थायी स्थल के जो स्वामी होते हैं, तो देखिए जो भी मवेशी होते हैं उनका जो टेम्पररी प्लेस होता है। ठीक है, तो जो टेम्पररी प्लेस है उसको क्या कहता है, खर्क कहा जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी मवेशी होते हैं, जानवर के जो स्थायी स्थल लगाए जाते हैं, उनको खर्क कहा जाता है। और इनके जो स्वामी होते हैं, ऑनर होते हैं, उनको खरकवाल कहा जाता है। ठीक है, खरकवाल या खरकवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। देखिए उत्तराखंड कल्चर को जानने के लिए बहुत कुछ है भाई। आप बस साथ दो तो बहुत से और भी टॉपिक ऐसे हैं जिससे आप उत्तराखंड को बहुत अच्छे से जानोगे। पैदल रास्ता जो होता है इसको बाट कहा जाता है। ठीक है, बाट गांव का जो सामूहिक स्थल होता है। तो गांव में जो भी सामूहिक स्थल होता है, इस गांव के सामूहिक स्थल को कहा जाता है खाऊ। जो आंगन होता है मेन, खाऊ। ठीक है, या खाल भी कहा जाता है, खाल। ठीक है, तो मतलब गांव में देखिए कुछ इवेंट होता है, जैसे मान लीजिए किसी गांव में कोई आपका कोई डांस हो रहा है, लोकगीत या लोक डांस हो रहे हैं, गांव के संपूर्ण ग्रामवासियों का कोई आयोजन होता है, तो उसके लिए एक स्पेशल फील्ड होता है गांव के बीचों बीच। आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पे इसको खाऊ या खाल कहा जाता है। अगला देखिए, काम धंधा। तो काम धंधा जो शब्द है, काम धंधा कहा जाता है। काम धंधे को क्या कहा जाता है, बुत धांगी। ठीक है, क्या कहा जाता है, बुत धांगी। बोलेंगे कि क्या काम धंधा चल रहा है, तो कुमाऊनी में बोलेंगे क्या बुत धांगी चल रहे थे। ठीक है, क्या काम वगैरह चल रहा है। दूध देने वाला जो पशुधन है, तो दूध देने वाले पशुधन को कहा जाता है आपका दिनाल पांग। ठीक है, किहू दिनाल कहते हैं। ठीक है, दिनाल पांग किहू, यानी कि गाय है, दूध देने वाला है, भैंस है, तो ऐसा ना पूछ के बोला जाता है कि दिनाल किशु। किसी भी घर में आप जाएंगे कुमाऊनी अंचल में तो ये अमूमन सुना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, रोपाई के दौरान गाए जाने वाला श्रम गीत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो रोपाई के दौरान जो श्रम गीत गाया जाता है इसको कहा जाता है हुड़की बॉल। हुड़की बॉल वही भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हुड़की बॉल जो है रोपाई के दौरान गाया जाता है। भूस्खलन के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, भूस्खलन को कहा जाता है आपका पैर पड़ना। ठीक है, पैर, पैर पड़ना। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पैर आगे कहते हैं। और इसके अलावा देखिए कहीं कहीं पे हमारा सिमिलर वर्ड भी यूज किया जाता है। ठीक है, भूस्खलन ही कहते हैं। ठीक है, लैंडस्लाइड जो होता है हमारे, उसको पैर आना कहते हैं वैसे। भूकंप, तो भूकंप के लिए जो शब्द प्रयोग होता है, भूकंप के लिए आपका चलक, चलक है क्या कहते हैं। ठीक है, या भीचाल भी कहते हैं बहुत जगह, भीचाल, भीचाल, या बहुत जगह भूचाल भी कहते हैं। तो ये शब्द प्रयोग किया जाता है भूकंप के लिए। पैदल तीर्थ यात्रा के पड़ाव स्थल। ठीक है, तो देखिए आप सभी को मैंने पढ़ाया है, उत्तराखंड की हिस्ट्री में भी पढ़ाया था और जगह भी पढ़ाया है। जो हमारे चार धाम थे, इनकी पैदल यात्रा के दौरान पूर्व में श्रद्धालुओं के लिए, उस समय होम स्टे थोड़े थे, होटल थोड़े थे, तो दूर दूर से श्रद्धालु आते होंगे, दक्षिण भारत से, उत्तर से, पश्चिम से, पूर्व से। तो ये पैदल तीर्थ यात्री जो होते थे, इनके रहने के लिए धर्मशालाएँ होती थी। ठीक है, धर्मशालाएँ जगह जगह पे। और इन धर्मशालाओं को क्या नाम दिया गया था उत्तराखंड में, चट्टी। ठीक है, तो पैदल तीर्थ यात्रा मार्ग के जो पड़ाव स्थल होते थे इनको चट्टी कहा जाता था। जैसे कि उत्तराखंड में जानकी चट्टी, जानकी चट्टी आपने सुना होगा। ठीक है, ऐसे हनुमान चट्टी है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से चट्टियाँ आपको देखने को मिलेंगे। एक दूसरे से सटे मकानों की पंक्ति। तो देखिए राज्य में जो है, देखिए आपका एक दूसरे से सटे मकानों की पंक्ति। आपने देखा होगा उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में ना जो मकान होते हैं, ये
पाथर वाले मकान होते हैं ना। तो पाथर वाले मकानों में आपने देखा होगा, देखिए इस प्रकार से बहुत लंबी मकानों की ये क्या होती है, एक ऐसे मकान आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। एक घर यहाँ पे है, फिर उसके बगल में है, फिर उसके बगल में है, फिर उसके बगल में है, ऐसे लंबे बने होते हैं, नीचे गोट है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत लंबे लंबे घर आपके उत्तराखंड में सीरीज जैसी बनी होती है पूरी पाथरों के घर की, लंबे, ठीक है। ये एक घर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है, ऐसे लंबे लंबे घर बने होते हैं। तो पर्वतीय अंचल में एक दूसरे से सटे मकानों की जो पंक्ति होती है, ठीक है, मैं इमेज में भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं आप इमेज में, ठीक है। तो देखिए एक दूसरे से सटे मकान होते थे, देखिए कितना लंबा मकान है, देखिए एक यहाँ पे अगर आप ध्यान से काउंट करेंगे, देखिए आप बहुत ही घर आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये एक, दो, तीन, जितनी सीढ़ियाँ हैं उतना देख लो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, लगभग 15 से ऊपर मकान है इसमें। 15 से मकान, 15 लोगों के मकान आपस में जुड़े हुए हैं, देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो एक दूसरे से सटे मकानों की पंक्ति है, इसको कहा जाता है बाखली। क्या कहा जाता है? बाखली, ठीक है। तो ये देखिए, अगर हम देखते हैं उत्तराखंड के कल्चर के हिसाब से देखें, तो कहीं ना कहीं लोगों में सौहार्द, एकता का प्रतीक भी था, इस प्रकार से लोग रहते थे। आज एकाकी परिवारों का चलन बढ़ा है, संयुक्त परिवार की प्रथा लगभग खत्म हो गई है, लोग पलायन कर रहे हैं, और इस प्रकार की जो बाखली हैं, ये कहीं ना कहीं इतिहास का हिस्सा बन जाएंगी, ठीक है। इसको धरोहर के रूप में हमने संभालना चाहिए। हालांकि रिवर्स पलायन ने कहीं ना कहीं इनको अभी पुनर्जीवित करने का कार्य किया है, ठीक है। चलिए, तो देख लेना बाखली कैसी होती है, क्लियर। चलिए तो दोस्तों, यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे, और सेशन अच्छा लगा हो तो एक कमेंट अवश्य देना। बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन स्टोर पे आज एक नया कोर्स लॉन्च हो चुका है आपका, जिसका नाम है यूके ट्रिपल एस सी यूके पी एस सी 2026-27 ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, स्टैटिक जी के, हिंदी, उत्तराखंड जी के, रीजनिंग, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल एंड उत्तराखंड करंट अफेयर्स। तो ये सभी टॉपिक आपको दिए जाएंगे। इस कोर्स में एक डेमो टेस्ट भी है, उसको देखने के बाद ही कोर्स को परचेज करें, ठीक है। मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करता, और मैं आपको हमेशा बताता हूँ दोस्तों, अगर आपको सही लगे तभी आप लीजिए, नहीं तो आप किसी और का भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका मॉक टेस्ट है, ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज नहीं है। फुल लेंथ के लिए आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो फिलहाल ग्रुप सी की टेस्ट सीरीज है फुल लेंथ में, जो कि 50 फुल लेंथ एवरग्रीन टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। वो केवल ग्रुप सी के लिए। अभी देखिए उत्तराखंड, अपर पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, इनके लिए स्पेसिफिक फुल लेंथ जो पेपर आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, 5-10 पेपर आएंगे, वो अलग से आएंगे, ठीक है। ये जो आपके ये मॉक टेस्ट है, सब मिक्स मॉक टेस्ट हैं सभी सब्जेक्ट के। तो और इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा है कि डिटेल्ड सॉल्यूशन है, क्लियर। चलिए, बाकी कोई डाउट क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मुलाकात होगी। और मैं इतना बोलना चाहूँगा दोस्तों, अपने उत्तराखंड को आपको गहराई से जानना चाहिए। अगर आपके अंदर ये इंटरेस्ट पैदा होगा राज्य को जानने का, तो उत्तराखंड जी के जो 40 नंबर की अपने आप कवर हो जाएगी। जब भी हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं तो यकीन माने दोस्तों, वो चीज़ खुद अपने आप हमारी तरफ आकर्षित होने लगती है, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, इसलिए पढ़ाई को हमेशा रोचकता से करें, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगा के, मोटिवेशन से, एनर्जी से पढ़ें। केवल नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करना कोई उद्देश्य नहीं है। पढ़ाई को आपका व्यक्तित्व सुधारने के लिए, आपको अपनी जगहों से जोड़ने के लिए, आपको अपने कल्चर से, भारत से, आपको अपने इतिहास से जोड़ने के लिए ये पढ़ाई आवश्यक होती है, और ये अपने आप ही आपको आउटपुट भी दे देगी। जिस दिन आप ये समझेंगे तब आपको बहुत सुकून मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।